स्वागत है आप सभी लोगों का आधार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ नामदेव। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आज हम मेंस पे जो सेकंड टॉपिक है हमारा उस पर बात करेंगे। निश्चित रूप में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर समझ में आया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके क्वेश्चनों को लेकर निश्चित रूप में आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट कर दी। आज हमको जिस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है वो इसी चैप्टर के अंतर्गत है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आता है जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि से जितने भी 3 मार्कर बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 का सेकंड जो पैरामीटर है बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि, इसी को हम आज पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसके 3 मार्कर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको वो एक ब्रीफ सिनेरियो दे दूं कि आज हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है जैविक कृषि। जैविक कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसके अंतर्गत जो जो 3 मार्कर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने बड़े आसानी से मैंने लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। सबसे पहले है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति किसे कहते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये तो जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में जो एमपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं मतलब जैविक कृषि, ये असल मायने में इसलिए आई क्योंकि इस वाली कृषि से काफी सारी दिक्कतें और परेशानियां पैदा हुई हैं। मतलब जैविक कृषि से, सॉरी, हरित क्रांति से बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां पैदा हुई हैं। तो सबसे पहले हम हरित क्रांति को ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद में इंडियन लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जो है वो डिफरेंट है। अब आप बोलेंगे सर आप इतनी सिंपल सी चीजें भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 3 मार्कर में आंसर 1 या 2 लाइन में ही करने हैं। तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे निश्चित रूप में, जिनमें आप थोड़ी सा भी यदि चूकते हैं तो निश्चित रूप में 3 मार्कर खो बैठते हैं। तो चलिए इसके बाद हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी के बाद जो लिखा हुआ है हरित क्रांति के यहां नकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक प्रभाव मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में नेगेटिव इफेक्ट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन या ड्रॉबैक क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के वो। तो ये बाय में स्प्रिंट है, इसका थोड़ी सा आप ध्यान रखिएगा, सकारात्मक और ये नकारात्मक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अकार्बनिक खेती किसको कहते हैं मतलब इनऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं और केमिकल फार्मिंग किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत कठिन क्वेश्चनों में से एक, लेकिन जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये चीजें तो हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, फिर इसके बाद में शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि रासायनिक उर्वरकों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, रासायनिक कीटनाशियों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, साथ ही साथ में ये भी पता होना चाहिए कि रासायनिक उर्वरक क्या है, रासायनिक कीटनाशक क्या है, रासायनिक कवकनाशी पता होने चाहिए उनके एग्जाम्पल, और लास्ट में है रासायनिक खरपतवारनाशी जो हैं इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और कहने का सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 इन्हीं को कंबाइन में या इन्हीं को हम एक वर्ड में कहेंगे रसायन मतलब केमिकल। इसके बाद जैविक कृषि किसे कहते हैं, 3 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैविक कृषि के बाद जैव उर्वरक क्या कहलाते हैं, फिर जैविक खाद जो है वो क्या है, तो निश्चित रूप में आपको उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। फिर जैविक कृषि के लाभ क्या कहलाते हैं मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज, और लास्ट में जैव पीड़कनाशी। जैव पीड़कनाशी का मतलब होता है बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड्स। जब हम लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए या इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बायो पेस्टिसाइड। तो मैं सब बताऊंगा आपको। और लास्ट में है जैविक कीटनाशी। तो याद रखिएगा ये इस तरह से टोटल इस चैप्टर में 17 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है जैविक कृषि में हम शुरू कर रहे हैं हरित क्रांति।
तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये हरित क्रांति को आप क्यों ले आए, जबकि हमारे चैप्टर का नाम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि है। वर्तमान समय में जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसके लाने का सबसे बड़ा कारण यही है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के कारण कुछ ड्रॉबैक हमको देखने को मिले, जिस वजह से आज के समय में हम ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट ना करके अपनी पुरानी पाश्चात्य परंपरा या इंडिया का वो पुराना ट्रेडिशन जो एग्रीकल्चर का था, हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सब बड़े आराम से हम करेंगे चर्चा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम है विलियम गॉड। ये चीज आपको याद रखनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को सबसे पहले कौन लाया था, तो विलियम गॉड वो पर्सन है जिन्होंने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। हरित क्रांति के कारण हुआ क्या, निश्चित रूप में आप लोगों ने ये चीज तो सुना होगा कि खाद्यान्न उत्पादन में या फसलों के उत्पादन में, स्पेशली गेहूं और चावल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई। ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी को पता है, लेकिन जिस बात से मैं आपको बहुत अच्छी तरह से रूबरू कराना चाहता हूं वो ये है, हरित क्रांति के साथ इंडिया में सबसे पहली बार केमिकल फार्मिंग शुरू हुई। मतलब हम जो कृषि करते थे, निश्चित रूप में हरित क्रांति से पहले कभी भी इंडिया में केमिकल फार्मिंग उस लेवल पर यूज नहीं हुई, लेकिन हरित क्रांति के दौरान ही या हरित क्रांति के साथ ही रसायनों का इस्तेमाल भारी मात्रा में होना शुरू हुआ, और जिसके ड्रॉबैक आज इतने ज्यादा हो गए कि गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि रसायनों का उपयोग बंद किया जाए। निश्चित रूप में रसायनों को सपोर्ट करने वाली खेती थी हरित क्रांति, इसके उपयोग को बंद किया जाए। तो अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हरित क्रांति के कारण ही रसायनों का इस्तेमाल खेती में होना शुरू हुआ। इसी वजह से हम इसे कहते हैं अकार्बनिक कृषि, क्योंकि निश्चित रूप में बहुत सारे रसायनों के प्रयोग से मिलकर ही दरअसल में केमिकल्स बने होंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि हरित क्रांति जो है उसे अकार्बनिक कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि ये केमिकल पे बेस्ड थी। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन के सवाल में मुझे पता है बहुत से लोग जो हैं वो अपने आंसर को अभी तक बोल चुके होंगे और काफी सारे लोग गलत भी हो गए होंगे। आप अच्छे से देखिए, हरित क्रांति का जो पिता है एम.एस. स्वामीनाथन को नहीं कहा जाता, हरित क्रांति का पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और ये नॉर्मन बोरलॉग वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका की सिटी मैक्सिको से हैं, और मैक्सिको में रॉकफेल्टर फोर्ड फाउंडेशन, तो रॉकफेल्टर फोर्ड फाउंडेशन में जो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ये दरअसल में हाइब्रिडाइजेशन पे फंक्शन किया करते थे, या संकरण फसलों को बनाने में इनको काफी महारत हासिल था। तो विश्व स्तर पर सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई, जो यूएसए के मैक्सिको सिटी से हैं। निश्चित रूप में एक क्रॉप के डिजाइनर हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इनको महारत हासिल है। और अच्छे से देख लीजिएगा, रॉकफेल्टर, यहां पर माफी चाहता हूं, यहाँ रॉकफेल्टर फोर्ड फाउंडेशन, ये है दरअसल में वो इंस्टीट्यूट जहां पर रहकर ये फसलों में हाइब्रिडाइजेशन किया करते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हरित क्रांति का यदि आपको पिता पता चल गया, नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, तो फिर भाई ये एम.एस. स्वामीनाथन कौन है। जी हां, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को जिसने स्टार्टअप दी, तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को जिसने स्टार्ट किया वो कोई और नहीं बल्कि हैं एम.एस. स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी जी के काफी करीबी में से एक। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत शुरू हुई थी 1966 से। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, ये यूएसए जाते हैं। यूएसए में निश्चित रूप में वही रॉकफेल्ट फोर्ड फाउंडेशन में जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग से मिलते हैं, और वहां पर इंडियन गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम की एक वैरायटी को मैक्सिकन गेहूं की एक वैरायटी के साथ में हाइब्रिडाइज करके, संकरण करके, इस तरह का हाइब्रिड गेहूं की किस्म को प्राप्त करते हैं।
मतलब भारतीय गेहूं और मैक्सिकन गेहूं को संकरित कराकर या संकरण कराकर या उनका हाइब्रिडाइजेशन कराकर गेहूं की एक नई किस्म को प्राप्त किया, जिसे हम कहते हैं मैक्सिकन गेहूं। और इस मैक्सिकन गेहूं को ये इंडिया लाते हैं। इस मैक्सिकन गेहूं की खासियत थी कि ये काफी छोटा पौधा था, लेकिन छोटा पौधा होने के साथ में हाई यील्ड वैल्यू देता था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देता था, ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन देता था। तो शुरुआत में ये गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी को लेकर आए, बाद में हरित क्रांति के दौरान ये चावल की हाइब्रिड वैरायटी को लेकर आए। दोनों पादप काफी छोटे थे लेकिन पैदावार जबरदस्त देते थे। इसी वजह से खाद्यान्न उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यही तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या है। हाइब्रिड फसलों के ज्यादातर इस्तेमाल से निश्चित रूप में गेहूं और चावल के उत्पादन में बेतहासा वृद्धि दर्ज की गई। मतलब गेहूं और चावल दोनों के दोनों जो हैं ये ग्रेन क्रॉप हैं और इनमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो है दर्ज किया गया। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव भी निश्चित रूप में कुछ रहा होगा, नेगेटिव इंपैक्ट भी रहा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो आप में से ज्यादातर लोगों को पॉइंट नंबर 1 ही पता है कि हम गेहूं और चावल उगाने में ज्यादा फोकस में आ गए और निश्चित रूप में पल्सेस और ऑयल सीड्स मतलब दलहन और तिलहन की ओर, मतलब जो पीली क्रांति है या येलो रेवोल्यूशन है, हम उसकी ओर जरा ध्यान नहीं दे पाए। तो दलहन और तिलहन जो है उसके प्रमोशन पर हमने ज्यादा जोर नहीं दिया। यही तो है ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इंपैक्ट सबसे पहला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन सच में सफल साबित हुआ, तो आपको कहना है जहां जहां पर वाटर की डिमांड ज्यादा थी, जहां पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, निश्चित रूप में वहां ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुई। लेकिन जहां पानी की कमी थी, और भारत में 60% जनसंख्या गांव में रहती है और निश्चित रूप में वर्षा के जल पर ही आश्रित रहती है, तो जहां पर पानी की कमी थी वहां पर हरित क्रांति उतनी बेहतर सफल साबित नहीं हुई। और कई बार तो जहां पानी की मात्रा ज्यादा थी, और जनरली गेहूं और चावल के पौधों को काफी कम पानी लगता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से बने जो ये धान और गेहूं के पौधे थे, निश्चित रूप में ये ज्यादा जल की डिमांड रखते थे। मतलब 5 से 6 बार इनको क्या करना होता था, इनकी सिंचाई करनी होती थी, इनका इरिगेशन करना पड़ता था। तो ये एक ड्रॉबैक है। कौन सा ड्रॉबैक है कि जो मैक्सिकन प्लांट लेके आए थे हम गेहूं का और निश्चित रूप में राइस का, वो ज्यादा प्रोडक्शन देती थी, नो डाउट ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन देती थी तो ये हुआ पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव था कि ज्यादा वाटर जो है इरिगेशन में लगता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फसल पैदावार अधिक होता था। ये पॉइंट वास्तविकता में एडवांटेज में आना चाहिए, है ना, तो इसको मैंने यहां लिख दिया है, हालांकि ये चीज आप क्लिक कर गए होंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरित क्रांति जो है वो अपने साथ बहुत सारे रसायनों को लेकर आई। पहली बार इंडियन किसानों ने हरित क्रांति के आधार पर ही बहुत सारे रसायनों को देखा। तो अब मैं जो रसायन वर्ड यूज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8, माफी चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब जितनी भी चीजें मैं अब बताऊंगा आपको, वो सभी के सभी दरअसल में रसायन है। जैसे रासायनिक उर्वरक, ये पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ही देखने को मिले किसानों को। तो क्या होते हैं रासायनिक उर्वरक? सबसे पहले, उर्वरक वे होते हैं जो पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो केमिकल फर्टिलाइजर का वे टाइप है जिनको लेबोरेटरी में ड्रॉ किया जाता है, जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जिनको इंडस्ट्रियों में बनाया जाता है। और रासायनिक उर्वरकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर जो है ये 90%, मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सॉइल को अवेलेबल कराता है। और यूरिया जो है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ये 46% नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है। तो याद रखिएगा, ये मैं क्लासरूम प्रोग्राम में अच्छे से बताता हूं, लेकिन यहां आपसे 3 मार्कर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीजें लिखी हैं कि रासायनिक उर्वरकों के उदाहरण क्या हैं या केमिकल फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल क्या हैं। तो सबसे पहले है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर या यूरिया। इनको कहते हैं
नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, या इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक। मतलब रासायनिक उर्वरक तो है यूरिया और निश्चित रूप में नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, लेकिन क्या चीज ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं सॉइल में? नाइट्रोजन को। इसी तरह से दूसरे वाले जो हैं ये हैं फास्फोरस युक्त रासायनिक उर्वरक, जिसके उदाहरण में आता है सुपर फास्फेट। और आप सब लोग ये जानते हैं कि गांव में डीएपी जो होती है, डाई अमोनियम फास्फेट, ये जानवरों की हड्डियों से दरअसल में क्या की जाती है? बनाई जाती है। और इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट, तो निश्चित रूप में इसमें जो पोटेशियम है वो रिच होगा यदि आप इनको सॉइल में डालते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों को एनपीके के आधार पर 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हालांकि आपसे सिर्फ नाम पूछे हैं तो इतना सफिशिएंट है। तो पहली बार किसानों ने रासायनिक उर्वरकों को हरित क्रांति के दौरान ही यूज किया था। इससे पहले बहुत कम किसान शायद यूज करते रहे होंगे। इसी तरह से रासायनिक कीटनाशी, खेती को कीट ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो आपको पता है। दरअसल में कीट वे सूक्ष्म जीव होते हैं, याद रखिएगा, या इंसेक्ट वे जीव होते हैं जिनके पास में 6 लैग होते हैं, मतलब जिनके पास में 6 पैर होते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं, आपने शायद सुना होगा, मच्छर आता है, निश्चित रूप में मक्खी आती है, और बहुत सारे ऐसे कीड़े आते हैं जो कि फसल को, या तो फसलों की लीफ को, या फसलों की रूट को, या फसलों की स्टेम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्हीं कीटों को मारने के लिए कुछ रसायनों को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल एरियाज में हम बनाते हैं। जैसे सबसे पहला केमिकल इंसेक्टिसाइड, या सबसे पहला जो केमिकल पेस्टिसाइड था, सबसे पहला रासायनिक कीटनाशी जो था, ये डीडीटी है। और डीडीटी को किसने बनाया था? लास्ट टाइम एमपीपीसीएस ने इसको लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा था। जी हाँ, पॉल मुलर साहब ने बनाया था डीडीटी को। और पॉल मुलर ने डीडीटी को बनाया था, और इसी वजह से हिंदुस्तान में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है, जो साल 1953 में शुरू हुआ था, शुरू हो पाया था। तो ये चीज आप याद रखिए, डीडीटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। बाद में डीडीटी की मात्रा पंजाब के खाद्यान्नों में बहुत ज्यादा दर्ज की गई, तो डीडीटी का अंश बहुत ज्यादा सीधा सीधा गेहूं और चावल में आने लगा था, जिस वजह से डीडीटी को बाद में बैन कर दिया गया। तो डीडीटी, बीएचसी मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन, ये 3 रासायनिक कीटनाशक हैं, ये 3 केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जिनकी वजह से कीटों को मारा जाता है। अब इसके जस्ट बाद आते हैं रासायनिक कवकनाशी, मतलब केमिकल फंगिसाइड। आपने अक्सर करके देखा होगा कि जो खेत होता है, खेत की जो मेड़ होती है जनरली जिस पर हम चलते हैं, वहां साइड में कुछ फंगस आ जाती है, और वो फंगस खेतों में जो साइड में जो हमने मेन फसल बोई है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ये फंगस जो जबरदस्ती आ गई है, ये लेती जाती है। तो कई बार मेढ़ों के या खेतों की मेढ़ों पर जो फंगस जमा हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करते हैं बोर्डो मिक्सचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी पे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, मर्क्यूरिक क्लोराइड का आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। यदि आप एग्रो फार्म में जाते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो फंगस को किल करना है, हमें कुछ दीजिए, तो वो मर्क्यूरिक क्लोराइड को ही सबसे पहले आपको देते हैं। और मर्क्यूरिक क्लोराइड से भी थोड़ा महंगा और थोड़ा महंगा और बहुत असरदार होता है बोर्डो मिक्सचर। तो याद रखिएगा, ये फंगस को डिस्ट्रॉय करता है। अब इसके बाद यदि मैं आगे की बात करूं जो सबसे अहम है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक खरपतवार नाशी। अब ये खरपतवार क्या होती हैं, वीडीसाइड क्या होते हैं, या वीड क्या होते हैं, आपने सुना होगा। जनरली जो हमने जैसे गेहूं का पौधा या चावल का पौधा खेत में लगाया, तो मेन स्ट्रीम की जो हमारी क्रॉप होती है, उसके अलावा दूसरी अदर क्रॉप भी अपने आप ही ग्रो कराती है, और ऐसे पौधे कहलाते हैं अवांछित पौधे, जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं होती, और वो पौधे जबरदस्ती ग्रो होकर मेन स्ट्रीम क्रॉप का न्यूट्रिशन वैल्यू लगातार लेते रहते हैं। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है कि जो खरपतवार, जो अन्य अवांछित पौधे हैं जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, उनको हमको, ये तो हम हाथ से निकाल निकाल के उनको अलग करें, जिसमें काफी टाइम लगेगा। सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास में केमिकल वीडीसाइड यदि हम डाल दें, क्या, जैसे 4D इथाइल ईस्टर्स, गेहूं में ज्यादा इसको यूज करते हैं। 2,4-D एमीन सॉल्ट, इसको चावल के खेतों में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और आजकल चल रहा है आइसोप्यूट्रियोनॉल।
तो आइसोप्यूटेरॉन की मदद से निश्चित रूप में जितने भी अवांछित खरपतवारनाशी हैं सभी के सभी बड़े आसानी से किल हो जाते हैं। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरित क्रांति अपने साथ उच्च उत्पादकता लेकर आई, हाई यील्ड वैल्यू लेकर आई, और साथ ही साथ हरित क्रांति अपने साथ पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 6 भी लेकर आई। मतलब रसायनों का पहली बार हिंदुस्तान में भरसक इस्तेमाल होना शुरू होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो रसायनों में रासायनिक उर्वरक हों, चाहे रासायनिक कीटनाशी हो, चाहे रासायनिक खरपतवारनाशी हो, चाहे रासायनिक निश्चित रूप में आपके खरपतवारनाशी कवकनाशी हो, ये सभी के सभी रसायन हैं। और रसायन सीधा सा मतलब है टॉक्सिन, और टॉक्सिन मतलब जहरीले। कई लोग कहते हैं हरित क्रांति को जहरीली खेती। हरित क्रांति को कई बार उसके अगेंस्ट में कुछ लोग एक वर्ड यूज करते हैं पॉइजनस फार्मिंग, क्योंकि हरित क्रांति में जिन केमिकल्स का यूज किया गया वो हाईली टॉक्सिक थे, हाईली पॉइजनस थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि जैविक कृषि क्या होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो सबसे पहले आपको कहना है कि साल 1966-67 जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में प्रमोट हुई, इससे पहले जब से खेती की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, याद करो खेती की शुरुआत किसने करी थी? क्रोमैग्नन मानव, जो सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन भी था, होमोसेपियन से ठीक पहले था, उसी ने खेती और पशुपालन की शुरुआत करी थी। तो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो प्रथा थी या हमारी जो खेती की परंपरा थी, उसमें हम रसायनों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि जैविक तरीकों से हम खेती को संचालित करते थे। ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। मतलब जैविक कृषि जो है ये हिंदुस्तान में होने वाली खेती है और शुरुआत से इसका प्रयोग हिंदुस्तान में हम करते आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और याद रखिएगा जैविक कृषि में टोटल मनाही है रसायनों की। और यहां रसायनों से मतलब क्या है? मतलब आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जैविक खेती क्या है, तो आपने सिर्फ अगर ये लाइन नहीं लिखी तो सीधी सी बात है कि आपने शरीर तो बताया लेकिन प्राण नहीं बताए। जैविक खेती में इनका प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है, मतलब इनका यूज हम नहीं कर सकते हैं। अब ये रसायन क्या होते हैं तो मैं आपको पहले ही इसलिए बता चुका। रसायन का मतलब यहां है केमिकल फर्टिलाइजर, रसायन का मतलब है केमिकल इंसेक्टिसाइड, रसायन का मतलब है केमिकल वीडिसाइड। तो ये रसायन है, इनका उपयोग हम ना करें जिस खेती में, वही होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैविक खेती में या ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हम रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर किसका उपयोग करेंगे? हम करेंगे जैविक खाद का प्रयोग, हम करेंगे जैविक कीटनाशक का प्रयोग, और हम करेंगे जैविक खरपतवारनाशी का प्रयोग। तो कहने का मतलब है ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब असल मायने में यदि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझनी है, जैविक खेती यदि समझनी है, तो आपको ये वर्ड समझने होंगे कि जैविक खेती जो है वो इन 3 चीजों की मदद से की जाती है। नंबर 1 जैविक खाद, नंबर 2 जैविक कीटनाशी, और नंबर 3 जो है जैविक खरपतवारनाशी। तो ये लाइन है सबसे अहम लाइन। लेकिन आप चीज एक और हमेशा समझ लेना कि जैविक खेती में रसायनों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब टोटल जो है वो मना होगा। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं जो निश्चित रूप में आपसे पूछे जाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है। लेवल दोनों मीडियम में इसलिए ताकि हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप थोड़ा सा समय को भी ध्यान में रखिएगा कि मुझे एक ही टाइम पे दोनों मीडियम को क्लियर कराना पड़ रहा है, इसी वजह से। अब चलते हैं जैविक कृषि के लाभ। निश्चित रूप में जो आपका चैप्टर है उसका एडवांटेज तो आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसको मैं बड़े आराम से इत्मीनान से आपको बताता हूं। जैविक खेती में याद रखिएगा हम रसायनों का उपयोग या केमिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम यूरिया का उपयोग नहीं करते हैं, बीएचसी का यूज नहीं करते हैं, 2,4-D आइसोप्यूटेरॉन इनका यूज नहीं करते हैं। तो रसायनों का जब हम यूज नहीं करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इससे फर्टिलिटी, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर पावर ऑफ लैंड, इसको एक वर्ड में हम फर्टिलिटी कह सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी लगातार बढ़ती जाती है।
जैसे आपने अक्सर करके सुना होगा कि पंजाब के किसान जो हैं उन्होंने यूरिया का, डीएपी का और जितने भी केमिकल्स हैं उनका भर भर कर इस्तेमाल किया, जिससे सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी लगातार डिक्रीज होती चली गई। और कुछ किसान तो पंजाब में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने रसायनों का इतना ज्यादा उपयोग किया कि अब हमारी जमीन जो है उसमें से जो है खाद्यान्न या अन्न या ग्रीन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। मतलब फर्टिलिटी इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई कि जो हमारे खेत हैं वो मरुस्थल में तब्दील हो गए हैं। तो जैविक कृषि का सबसे पहला यही लाभ है कि मृदा की उर्वरता हमेशा बनी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा इंक्रीज होती रहती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रसायनों में एक आता है, आपने शायद सुना होगा, यूरिया। सबसे ज्यादा किसान इसी का उपयोग करते हैं। तो यूरिया जो कि एक रासायनिक खाद है, इसका उपयोग करने से यूरिया को जब आप खेतों में डालते हैं तो याद रखिएगा, यूरिया खेतों में डाले जाने पर ये चीज बनाता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट से बनता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं N2O या NO2, ये दरअसल में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा करते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, शायद आपने सुना होगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो अवरक्त विकिरण होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो निश्चित रूप में टेम्परेचर होगा ज्यादा। तो वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण जो क्लाइमेट चेंज हमारे सामने हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और यूरिया का मैक्सिमम यूज दरअसल में इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं तो उसमें किसी न किसी भी प्रकार के हम फर्टिलाइजर को यूज ही नहीं करेंगे। जब फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो ये कोई समस्या ही नहीं होगी, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी दरअसल में ये फार्मिंग। और सबसे लास्ट में आर्थिक स्तर पर किसानों को फायदा होगा। जैसे आपने शायद सुना होगा, यदि हम अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल ना करें तो एजोला और साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यदि हम यूज करते हैं तो धान के खेत की पैदावार 15 से लगभग लगभग 20% इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, धान के खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए यदि हम यूरिया का उपयोग ना करें तो किसका उपयोग करें? हम उपयोग करें एजोला का, हम उपयोग करें साइनोबैक्टीरिया का, और ये दोनों के दोनों दरअसल में क्या कहलाते हैं? जैविक खाद। अब अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि जैविक खेती जब हम करते हैं तो जैविक खेती में जैव उर्वरकों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब ये क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको समझाना चाहता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट को इसमें भारी कंफ्यूजन है। जैसे हम कभी अगर खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग खेती में आज भी अगर हम बात करें तो आज हम लोग खेती में या तो यूरिया यूज करते हैं उर्वरक के रूप में, या तो डीएपी यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों जो है बेटा जी रासायनिक उर्वरक हैं, और रासायनिक उर्वरकों का मतलब रसायनों का उपयोग हमको नहीं करना है दरअसल में एग्रीकल्चर में, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको यही वर्ड याद रखना है कि रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में हम जिनको इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं वास्तविकता में जैविक उर्वरक। तो जैविक उर्वरक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पहला वर्ड है जैव, जैव का मतलब होता है सजीव, और यहां सजीव का मतलब है या तो जीवाणु, या तो साइनोबैक्टीरिया, या तो जलीय फर्न की एक प्रजाति होती है जिसे हम कहते हैं एजोला, और एनेलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले, इससे तो निश्चित रूप में आप भली भांति परिचित होंगे, इनको तो हम किसानों का मित्र भी कहते हैं, और निश्चित रूप में इनके पास आंखें नहीं होती। कहने का सीधा सा मतलब है कि जब हम इन सजीवों का उपयोग करके मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, तो इन सभी सजीवों का उपयोग करके मृदा की उर्वरक क्षमता को जब हम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप में यही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ये कहलाती है जैव उर्वरक। मतलब जैव उर्वरक के रूप में हम रासायनिक उर्वरक के रूप में यूरिया
और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल ना करके कुछ सजीवों की मदद से हम दरअसल में उर्वरकों को तैयार करते हैं। और ये बिल्कुल नया तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा, ये एक नवाचार है। लेकिन आज भी बहुत से किसान यूरिया और डीएपी को ही प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इनसे ज्यादातर उर्वरक वाला काम नहीं लेते हैं, इसलिए ये अभी उतना ट्रेडिशन में नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए रहा होगा वैल्यूएबल। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में एक बार फिर से मिलेंगे और जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उन पे करेंगे हम चर्चा। थैंक यू।